आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वोटिंग से करीब एक महीने पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। चुनाव आते ही बड़े नेता सुरक्षित ठिकाने की तलाश में दल बदल का दांव खेलने लगे हैं। बीते 2 दिनों में 7 नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी है, उसे देखते हुए अटकलें लग रही हैं कि अभी और इस्तीफे हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 14 तारीख को धमाका करने की बात भी कह चुके हैं। भाजपा का खेमा छोड़ने वाले मंत्री ओबीसी एससी की अपेक्षा का बिगुल बजा रहे हैं। पार्टी छोड़ने के पीछे माई फैक्टर को भी बड़ी वजह माना गया है। तो इन नेताओं के दल बदल से यूपी की राजनीति में क्या कुछ बदलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, उस पर एक नजर डालेंगे। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवार हैं, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी करते हुए कहा कि ये सभी महिलाएं संघर्ष करने वाली हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा देवी को भी टिकट दिया है। प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री और समाज सेवी भी शामिल है। बड़े नामों की बात करें तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को टिकट मिला है। उन्नाव से कांग्रेस में आशा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा एनआरसी सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पूनम पांडे को टिकट मिला है, वो आशा वर्कर हैं। कांग्रेस की लिस्ट जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी उन्नाव की प्रत्याशी उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मां है। हमने उनको मौका दिया है कि वे अपना संघर्ष जारी रखें। जिस सत्ता के जरिए उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार को बर्बाद किया गया, वही सत्ता वे हासिल करें। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माताजी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सत्य तिवारी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। धन्यवाद जी। सबसे पहले सत्य, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि लगातार एक के बाद एक झटका लगता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। सबसे पहले तो आपको बता दें 10 मार्च को चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और उससे पहले 7 चरणों में यूपी में चुनाव होने वाला है। इसको लेकर तमाम पार्टियां जो हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और हर एक पार्टी से कोई ना कोई बड़ा नेता, कोई छोटा नेता, हर एक नेता एक दूसरे पार्टी में जा रहा है, आ रहा है।
तो देखने वाली बात यह होगी अभी चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। वैसे देखा जाए तो ये पार्टी बदलने का जो खेल है ये आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है और ये खेल कोई आज का नहीं है। इस खेल में हर पार्टियां शामिल रही हैं और देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर कितना पड़ता है ये तो खैर चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि कुछ बड़े चेहरे जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है यूपी चुनाव में, वो अभी मतलब वो देखने वाली बात होगी। अनु जी, अमित नेहरा जी, मैं आपके पास आती हूँ, आप बने रहे हमारे साथ। सत्य तिवारी सर, एक के बाद एक नेता मंत्री बीजेपी छोड़कर जा रहा है। कद्दावर नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, 4 मंत्रालय उनके पास थे। उनका जाना बीजेपी के लिए कितना घाटे का सौदा साबित हो सकता है? अमित जी, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल जी बोलिए। जी सर, एक के बाद एक झटका बीजेपी को लग रहा है। कद्दावर नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी को छोड़ के गए हैं। 4 मंत्रालय थे। क्या जो अंदर खाने की कला थी वो अब बाहर निकलती हुई आ रही है? नहीं अनु, देखिए ये सारा मामला क्या है कि इस पे जनता को सोचना होगा, मतदाताओं को सोचना होगा कि ये माजरा क्या है जी। इसमें राजनीतिक दलों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जिसकी बात आप कर रहे हैं जी, वो लगातार भाजपा ही नहीं रहे हैं, वो मूल रूप से बीजेपी की नहीं है। उससे पहले ये बसपा ही थे, ये बसपा से बीजेपी में आ गए। इसमें बात ये है कि ये एक तरह से अनैतिकता है राजनीतिक पार्टियों की। इन नेताओं की तो है ही है, साथ में उन पार्टियों की भी है जिन पार्टियों को ये गरियाते रहे हैं और फिर उनको ये ले लेती हैं फिर चुनाव से पहले। ठीक है ना, 5 साल आप लेकिन सर बात करूंगी क्योंकि बीजेपी में आने से पहले ये बीएसपी में थे, वहां से बीजेपी इनको लेके आई है। अब इन्होंने बीजेपी छोड़ दी और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में चले जाएं। तो चुनाव आते ही बड़े नेता सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है। जो दल बदल का खेल चल रहा है, मैं वही तो कह रहा हूं अनु, इसमें क्या है, ये अनैतिकता है, राजनीतिक रूप से अनैतिकता है भाई। इसमें अनैतिकता 2 तरह से है। सबसे बड़ी अनैतिकता तो खुद उम्मीदवार की है जो छोड़ता है पार्टी, और दूसरी उस पार्टी की है जो इनको टिकट दे देती है अपने में शामिल करके। इस तरह की चीजें अगर ये बंद हो जाएं तो फिर क्या है कि राजनीति जो है वो विचारधारा ही तो है भाई, नहीं तो आदमी तो वही है। मान लिया कल को आपको गरिया रहे थे कोई किसी पार्टी को और फिर उसमें आप उसको शामिल करके टिकट दे देते हैं, आप सत्ता में ले आते हैं उसको, तो ये एक तरह से मतदाताओं के साथ विश्वासघात है, धोखा है। तो इनको सबक सिखाना चाहिए। पहली बात तो ये है, फिर अगर मान लिया वो छोड़ के आते भी हैं तो पहले तो इनको टिकट नहीं देनी चाहिए। अगर टिकट दे देती है कोई पार्टी, दूसरी पार्टी जिसकी विचारधारा के खिलाफ रहे होंगे, तो फिर मतदाताओं को सोचना चाहिए कि उनको सबक सिखाए। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को ही ले, किसी भी पार्टी की बात है। मान लिया कोई सपा से अगर कोई बीजेपी में गया है, बीजेपी से सपा में गया है, कोई बसपा में गया है, तो सभी के साथ ऐसा होना चाहिए। हालांकि हरियाणा में तो इस तरह का एक बार हुआ था 1999-2000 में, जब हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी की सरकार का पतन हुआ था, इनेलो ने सरकार बनाई थी, तो ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत सारे दल बदलुओं को टिकट ही नहीं दी थी। तो उसकी काफी इस पे बहस हुई थी और काफी इसको सराहा गया था कि दल बदलुओं को टिकट ना दिया जाए तो एक बदलाव आ सकता है, लेकिन वो बदलाव ज्यादा देर तक चला नहीं, देश में फैला नहीं। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि ये पता चले कि आप एक विचारधारा के समर्थक रहे हैं तो आप अचानक उस विचारधारा को कैसे बदल सकते हैं। जी सर, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सत्य, मैं आपके पास आती हूं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा जो राज्यपाल को सौंपा, उसमें उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी में दलितों, पिछड़ों, नौजवानों को प्रताड़ित किया जाता है, किसानों को, व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है। वो इंसान जो पिछले 5 साल से पार्टी में था। जी अनु, वही बात है कि जब आप राजनीति में आप अपना पाला बदलते हैं तो आप उसी पार्टी की बोली बोलने लगते हैं।
खैर ये चीज कोई आज की बात नहीं है, ये हर एक नेता करता है। जो कोई भी बड़ा नेता, छोटा नेता, जो भी दूसरी पार्टी में जब जाता है तो वो उसी पार्टी की बोली बोलता है। खैर अभी देखने वाली बात ये होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी का दामन चुनते हैं। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 14 जनवरी को वो अपने पत्ते खोलेंगे, यानी कि कल। तो कल वो किस पार्टी को चुनते हैं, वैसे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करने वाले हैं आने वाले चुनाव में, या समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। अब ये किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या फिर अपनी कोई पार्टी बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मगर हाँ, मौर्य समाज से वो अकेले एक ऐसे नेता हैं जो कि करीब 100 विधानसभा सीटों पे उनका एक छत्र राज रहा है। उनके आने से भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ ही था। अब देखने वाली बात यह है कि इससे उनका आने वाले चुनाव में उनको नुकसान होता भी है या नहीं, भाजपा को नुकसान होता है या मौर्य के बदौलत सपा को कोई फायदा होता है या किसी और जो भी पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं उस पार्टी को फायदा होता है या नहीं, ये खैर अभी आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ, यूपी मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, ये भी साफ कह दिया है कि ये चुनाव 80 बनाम 20 है। तो ये 80 बनाम 20 की क्या खेल है वो तो खैर अभी जनता इसका मतलब जनता इस पे अपना वोट दे के अपनी बात रखेगी सामने। और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपने उस 100 सीटों पे अपनी पकड़ बनाए रख पाते हैं आने वाले वक्त में या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। जी अनु जी। अमित जी, सेंधमारी का काम तो बीजेपी का था, क्योंकि चाहे वो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में देखा हो या फिर मध्य प्रदेश में देखा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ने का काम। लेकिन अब उनके ही नेता, उनके ही पार्टी के जो बड़े मंत्री हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो उनका खेल क्या उन्हीं पर भारी पड़ गया? बहुत सारी बातें होती हैं इसमें, देखा जाता है हम एक ही लाइन में या थोड़े से समय में नहीं बता सकते क्या चीजें होती हैं। इसमें उम्मीदवार की भी आगे की जो योजनाएं होती हैं उन पे होता है, वहाँ के स्थानीय समीकरण जो होते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि पार्टी जीत रही होती है लेकिन उम्मीदवार सर एक मिनट आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया। विधूना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य का इस्तीफा। तो लगातार बीजेपी को झटके पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के एक और विधायक का इस्तीफा, इससे पहले 7 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। तो विधूना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य का इस्तीफा। तो लगातार बीजेपी को झटके पर झटके मिलते जा रहे हैं। चलिए अमित जी, मैं आपके पास आती हूं। एक और झटका बीजेपी को यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे? आज तो बल्कि उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। देखिए अनु, निश्चित रूप से झटका तो है ही है बीजेपी को, और एक तरह से माहौल भी बनता है इसमें। अगर मान लिया भगदड़ शुरू हो जाती है किसी पार्टी में, तो परिचायक ये है कि उस पार्टी की हालत काफी हद तक पतली है। और देखिए इसमें मैं वही बात कह रहा था जहां से हम चले थे अब, कि इसमें कई बार क्या होता है, समीकरण होते हैं, कुछ भी आगे जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, जो दल बदलू होता है उसकी जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो भी बहुत कुछ इसमें निर्भर करती हैं। तो लेकिन सर समाजवादी पार्टी ने तो साफ कहा है, समाजवादी पार्टी ने साफ कहा है कि 150 विधायक इस्तीफा देंगे। जी ये देखिए, ये तो एक चुनावी रणनीति होती है, पैतरा होता है कि 150 विधायक इस्तीफा देंगे। ये तो एक ये होता है कि अगली जो पार्टी होती है उसमें और ज्यादा आप भगदड़ मचाना चाहते हैं, और 150 विधायक हैं तो आप लिस्ट जारी कर दें। हालांकि हो सकती है संख्या बड़ी हो सकती है, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक पैतरे हैं, चुनावी पैतरे हैं कि आप इतनी भगदड़ मचा दो कि सूझ ही ना पाए जो सत्तारूढ़ पार्टी है कि क्या करें क्या ना करें। जी, और सर मैं कांग्रेस की भी बात करूंगी। कांग्रेस को कहां देखते हैं आप, क्योंकि यूपी में कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। 125 में से 50 महिला उम्मीदवार बनाई हैं, और बड़ी बात यहां पर यह है कि उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया गया है।
देखिए, कांग्रेस के बारे में तो यही कहना चाहूंगा, अगर भी उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात होगी तो सबसे पहले इनको संगठन मजबूत करना चाहिए था अपना यूपी में। पिछले 20-25 साल से संगठन नहीं है यूपी में कांग्रेस का, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो होना चाहिए ना, जिसमें अध्यक्ष होता है, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, बाकी पदाधिकारी होते हैं, वो तो है ही नहीं, ग्राउंड पे तो है ही नहीं। अब लिस्ट जारी करने से कोई ये थोड़ी कि चुनाव जीत जाएंगे ये सारे, ठीक है ना। और भावनात्मक जो मुद्दे हैं उनको भुनाने की तैयारी एक तरह से आपने जो बताया, दिखाया अभी कि उन्नाव रेप पीड़िता है, उनकी मां को टिकट दिया गया, इससे ये थोड़ी होता है कि आप उनको राजनीति के थोड़ी सिद्ध हो सकते हैं वो बच्चे। हाँ ठीक, आप उनको न्याय दिलवाएं, आप उनके लिए लड़ें, उनके लिए संघर्ष करें, वो अलग बात है, दीगर बात है। लेकिन क्या उसकी मां एक अच्छा जो पॉलिटिकल नेता बन सकती है या उनमें गुण है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अगर मान लिया कोई कांग्रेसी नेता वहां पे पिछले 20-25 साल से अगर अपनी पकड़ बना रहा है, अपने काम कर रहा है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए भी अन्याय हो सकता है ये चीज। तो ये चीजें भावना नहीं होनी चाहिए चुनाव में। आप जो मुद्दे हैं, एक विचारधारा है, उस पर आप कायम रहें तो अच्छी बात होती है। जी अमित जी, मैं बात करूंगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस्तीफे आते जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लगातार विधायक मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं, कितना नुकसान होगा यहां पर बीजेपी को, क्योंकि पहले ही किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मानी गई है कि सीधी टक्कर है। देखिए बात ये है कि नुकसान तो है ही। अब देखें कि एक मजबूत पार्टी, 300 से ज्यादा विधायक जिसके चुन के आए थे 403 में से, उनका इस तरह भागना पार्टी छोड़ के, तो एक संकेत तो है ही। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। आप लगातार सांप्रदायिक बातें करके, जातीय बातें करके आप लगातार उलझाई नहीं रख सकते जनता को। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, जनता को स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन सर बीजेपी चुनाव जो है वो मुद्दों पे नहीं लड़ रही है, वो हिंदू मुस्लिम है, धर्म के नाम पर वहां पे चुनाव लड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को इसका? मैं वही तो कह रहा हूं अनु, ये मुद्दे जो हैं वो तात्कालिक तो हो सकते हैं ठीक ठाक, लेकिन इस पे आप 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल निकाल दें, वो संभव नहीं होता। क्योंकि अल्टीमेटली आप रोजमर्रा की जरूरतें जो हैं और जो असली समस्याएं हैं उनका सामना तो करना ही पड़ेगा सरकारों को। तो जनता इन मुद्दों में ज्यादा लंबा नहीं उलझ सकती। उनको रोजगार चाहिए, बेरोजगारी की तरफ बहुत ज्यादा है वहां पे। कोविड के चलते वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों का जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। वहां पे शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, ठीक है ना। हर तरह से कह रहे हैं ना कि चुनौतियां हैं सरकार के सामने, और जनता भी इन बातों से ऊपर आ चुकी है। जो धर्म वाली बात है, जातीय बातें। अच्छा, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि क्रांतिकारी बदलाव, कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन था, उसने बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाया है वो आंदोलन, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसकी जो लपटें हैं वो दूर दूर तक फैली हैं उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगता है कि यही वजह रही है कि तुरंत वो जो उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर पे थे, इसीलिए कानून वापस लेने पड़े थे केंद्र सरकार को। लेकिन वो जो आस थी उससे तो उत्तर प्रदेश झुलसा है ही, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि किसान भी एकजुट हुए हैं वहां पे उनको गन्ने का जो अपनी बकाया पेमेंट वो नहीं मिल रही है। बिजली के दाम पूरे देश में सबसे ज्यादा थे, है ना, तो वो दाम कम किए हैं पिछले 7-8 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये चीजें अगर पहले से शुरू दिन से ही कर देती, जैसे ही सत्ता संभाली थी, ये अगर कृषि सुधारों पे ये काम हो जाते, किसानों के लिए काम शुरू हो जाते, तो बहुत बड़ा किसानी वर्ग है उत्तर प्रदेश में, तो एक माहौल बनता है, एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन आप मथुरा पे, अयोध्या पे आप कितने दिन तक खेलोगे उस पिच पे? जी सत्य, मैं आपके पास आती हूँ। क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की जो अंदर खाने की कला थी वो अब बाहर निकलकर सामने आ रही है। ये इस्तीफा 1 मिनट में नहीं हुआ होगा, 1 दिन में नहीं हुआ होगा, कोई बात चल रही होगी अंदर तभी इस्तीफा दिया गया है।
देखिए अनु, चीत भी मेरी पट भी मेरी, ये जो मुहावरा है ये राजनीति में कायम नहीं रहता है कभी भी, और इसी का आप अभी फल देख रही हैं कि यूपी बीजेपी से कई सारे बड़े नेता अभी पिछले समाज से एक और नेता ने, एक और विधायक ने बीजेपी का दामन छोड़ा है और सपा की ओर जा रहे हैं। और जहां तक बात है अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव, जी हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव बहुत समय से वो लगे हुए थे चुनाव को लेकर, और इस कस्मोकस में लगे हुए थे कि कैसे वो इस चुनाव को अपने पक्ष में लेकर आए। और एक असर दिख रहा है, जरूर एक असर कहा जा सकता है कि हाँ कई जो बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि बात करिए, बैठ के बात होगी, समस्या का हल निकाला जाएगा। बिल्कुल। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने कोशिश की है एक तरीके से अपनी तरफ से कोशिश की है कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को और भी जो नेता हैं उनको मनाया जाए। अब उसकी वो बात कितना सफल रहता है वो देखने वाली बात होगी। अभी कल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पत्ते खोलेंगे, और केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो बात करने को तैयार है, पर आप बात करने को आइए। लेकिन आने वाले वक्त में क्या ये खेल बड़ा होगा, या बीजेपी इस खेल को समझकर इस चीज को मतलब इसका कोई काट निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका तमाम हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और सत्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज उम्मीदवारों का ऐलान भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक झटका बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उससे अब यही देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान होता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा।